नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी। आप सभी को पता है कि भैया आपके एग्जाम 25 जून से हैं और सबसे पहला पेपर जो है कॉमन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का है। तो आज हम लोग मॉडल पेपर पर बात करने वाले हैं कि जो 45 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है, कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग कैसे लिखिएगा, ये सभी चीजें आप लोग इस मॉडल पेपर से समझ जाएंगे। और यहाँ पर सभी जितने भी प्रश्न हैं चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है, तो बहुत ही ध्यान से हर एक प्रश्न को देखिएगा। आशा है आपके एग्जाम में आपको इस एक वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। पहला प्रश्न आपके सामने है और सेक्शन 1 में हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्ट 1 में जो है 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एक एक नंबर के हों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भैया 3 घंटे का आपका पेपर होगा और मैंने आपको बताया भी था जो आपकी टाइमिंग है उससे 1 घंटा पहले आप लोग जो है एंट्री ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा है कि 1 घंटा पहले जो है आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो 9 क्वेश्चंस एक एक नंबर के पार्ट 1 में जिस पर हम चर्चा कर लें। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता का अर्थ है, देखिए, कम से कम 40% प्रमाणित दिव्यांगता होती है, तभी ऐसे व्यक्तियों को हम बेंचमार्क दिव्यांगता में रखते हैं, तभी ऐसे व्यक्तियों को जो है सरकारी सेवाओं में लाभ, यूडीआईडी कार्ड, ये सब चीजें मुहैया हो पाती हैं, मिल पाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कम से कम 40% प्रमाणित दिव्यांगता है, तो उसे हम बेंचमार्क दिव्यांगता में रखेंगे। और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल जाए कि बेंचमार्क दिव्यांगता को परिभाषित करो। आप आराम से लिख सकते हो भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भैया, मैं बता दे रहा हूं, एक तो रिहैबिलिटेशन, मैं बता रहा हूं जितना बहुत आराम से पढ़ लेना, ठीक है। रिहैबिलिटेशन क्या है, एक क्षति क्या है, एक अक्षमता क्या है, एक दिव्यांगता क्या है, ठीक है। ये 4-5 परिभाषाएं आप बिल्कुल अच्छे से याद करके जान। अगर कोई अंग स्तर पर हानि होती है तो वो होती है क्षति। क्षति के कारण जिस काम को करने में कोई अक्षम होता है तो उसे हम अक्षमता बोलते हैं। और वही अगर जीवन भर बना रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। और जो भी दिव्यांगता व्यक्ति में हो जाती है किसी रोग चोट के कारण, और दिव्यांग व्यक्ति को अगर हम किसी भी प्रकार से सक्षम बना दें, रिहैबिलिटेट कर दें, यानी कि वो अपना खोया हुआ जो कह सकते हैं कि क्षमता थी उसको अगर वो पुनः से प्राप्त कर ले तो उसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। अच्छे से मैंने इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ाई भी है, तो याद भी कर लेना, ठीक है। हैबिलिटेशन शब्द का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो कहेंगे भैया नई क्षमता या कौशल सीखना जो पहले से नहीं था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खोई हुई क्षमता को वापस पाना, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, बताते रहिएगा आप लोग भी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये पहला पेपर अगर वीआई वालों के लिए बनाया गया, क्योंकि कॉमन पेपर होता है, मोस्टली जो वीआई वालों का बनता है वही आईडीडी और एचआई वालों को दिया जाता है।
और कभी कभी क्या होता है, अगर एचआई वाले यही पेपर बना करके दे देते हैं तो उनका थोड़ा 9 नंबर का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा वो चेंज कर देते हैं। आपको 3 क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज दे देंगे, 2 क्वेश्चन जो हैं वो ट्रू फॉल्स दे देंगे, और 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैचिंग वाले दे देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैच करके दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया है वो आपका जो देहरादून वाला राष्ट्रीय संस्थान है NIEPVD, ठीक है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, देहरादून, ठीक है, देहरादून, इनके द्वारा ये पेपर बनाया जाता है, जो कि कॉमन होता है, मोस्टली इन्हीं के द्वारा ये पेपर दिया जाता है। तो मैंने इनके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हैं। बाकी आपका सब में सेम रहता है, पार्ट बी में भी, पार्ट सी में भी, पार्ट डी में भी, वहां सब सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा फेरबदल ये लोग कर देते हैं, एचआई वाले और आईडीटी वाले। ठीक, तो बात कर लेते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। बौद्धिक दिव्यांगता के वर्गीकरण के लिए किस क्षमता को मापा जाता है? जब भी बौद्धिक दिव्यांगता का वर्गीकरण किया जाता है तो आपको पता है, कहा जाता है कि भाई आईक्यू को माप लो। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100। आप कहोगे सर मानसिक आयु मेंटल एज को बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल को ही हम लोग वास्तविक आयु बोलते हैं, और आईक्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? आईक्यू को हम लोग बोलते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि बोलते हैं। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं तो ये पेपर में ये भी आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता के वर्गीकरण के लिए किस क्षमता को मापा जाता है? तो कहोगे सर बुद्धि लब्धि और अनुकूलनशील व्यवहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है एक बच्चा जिसे अक्षरों को लिखने, सही आकार देने और पेंसिल को पकड़ने में अत्यधिक कठिनाई होती है। और यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, देखो भाई, अगर ऐसी समस्या होती है, अक्षरों को लिखने में समस्या है, ठीक है, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई है, सही आकार को देने में कठिनाई है, तो डिस्ग्राफिया होगा। क्या होगा? डिस्ग्राफिया होगा। अक्षरों को पढ़ने में समस्या अगर होती है, ठीक है, तो डिसलेक्सिया होता है। और गणित संबंधी कोई भी अक्षमता होती है, ठीक है, तो वो आपका डिस्कैलकुलिया होता है। यहां पर आप डिस्ग्राफिया को लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है भैया, मानसिक अस्वस्थता पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रीय संस्थान NIMHR भारत के किस राज्य में स्थित है? NIMHR का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। कहां पर है? तो वो आपका मध्य प्रदेश सीहोर में है। ठीक है भैया, मुंबई में आपका कौन सा है? तो आप कहोगे सर अली यावर जंग जो है वाला आपका मुंबई में है। ठीक है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन मुंबई। ठीक भैया, और सभी 9 के 9 राष्ट्रीय संस्थानों को पढ़ लेना एक बार जरूर। ठीक है, राष्ट्रीय संस्थान जो हैं आपके 9 के 9, इन सभी को जरूर पढ़ लेना। अभी मैंने यहाँ पर 3 की चर्चा कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के लिए काम करता है? क्वेश्चन नंबर 6, तो हम कहेंगे यूनिसेफ। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ। UNDP की फुल फॉर्म क्या है? WHO की फुल फॉर्म क्या है? इनको सबको जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। यूनिसेफ होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, बधिरांधता, देखो भाई, बधिर यानी कि सुनने में समस्या और अंधता यानी कि देखने में समस्या, और जब दोनों मिल जाते हैं तो हम कहेंगे ये बहुदिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट भैया, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन
कभी कभी इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है, टू ई चिल्ड्रन की परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। टू ई से तात्पर्य क्या है? वे बच्चे जो अलग अलग दो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते नहीं भैया, वे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं और साथ ही साथ किसी ना किसी दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग टू ई एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 9। दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे पेशेवर, स्पेशल एजुकेटर, थेरेपेटिक जो आपके थेरेपीज वाले होते हैं, को पंजीकृत के लिए कहाँ? तो भैया आपको पता है कि पंजीकरण के लिए CRR नंबर लेने के लिए RCI रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो भैया आपको इसको RCI में अपना जो है संस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके 9 जो एक एक नंबर के थे। हाँ, 45 नंबर का पेपर है आप सभी का, मैं आपको फिर से बता दूं 45 नंबर का पेपर है। 45 में से 18 नंबर आपको पास होने के लिए लाने हैं। अगर 18 से कम है तो भैया आप हो जाएंगे फेल, और फेल हो जाएंगे तो आपको फिर से जो है एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है भैया, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, क्षति को परिभाषित करें। क्षति का मतलब ही होता है, इंग्लिश में इम्पेयरमेंट कहते हैं। WHO के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं आप, परिभाषा दी हुई है कि क्षति से तात्पर्य किसी व्यक्ति के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक जो संरचना होती है या कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार की कमी या असमानता या नुकसान से है। कोई किसी भी व्यक्ति में किसी अंग या मानसिक तंत्र जैविक या संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता, उसे हम क्षति कहते हैं। ठीक है, ये कहां पर होती है? अंग स्तर पर होने वाली हानि होती है, इसको भी याद रखिएगा, शारीरिक या अंग स्तर पर। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच से क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच का मतलब है कि सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को या विकलांगताओं को समग्र रूप से देखना। इसका महत्व बहुदिव्यांगता वाले बच्चों के समग्र विकास और एकीकरण हस्तक्षेप में होता है। और क्रॉस डिसेबिलिटी आपसे कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लेता है। ये सारे के सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, जिसमें आपको लिखा होगा 1 लाइन या 2 लाइन में उत्तर दीजिए, तो इतना आप लिखोगे बहुत है। ठीक है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो भी हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 में 3.5 में जहां तक आपको पढ़ने को मिलेगा, ब्लड डिसऑर्डर और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा स्थायी व लंबे समय तक चलने वाला विकार है जो समय के साथ बढ़ता है और शारीरिक गतियों को प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, ये क्या होते हैं भैया आपके? ये हैं आपके क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले 2 रोग। ठीक है भैया, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन में क्या अंतर होता है? ठीक है, हैबिलिटेशन क्या होता है? इसका उद्देश्य है नए कौशलों और क्षमताओं को सिखाना जो वह विकास में देरी के कारण कभी नहीं सीख पाया। भाई ऐसी क्षमताओं को सिखाना जो बच्चा विकास में देरी के कारण कभी नहीं सीख पाया। अगर बच्चा जन्म से दिव्यांग है, जन्म से कोई काम नहीं कर पा रहा है, तब अगर आपने उस चीज को सिखा दिया तो वो हैबिलिटेशन कहलाता है। लेकिन रिहैबिलिटेशन, इसको आप पुनर्वास कहते हैं। व्यक्ति कोई काम कर ले रहा था, किसी रोग, चोट, बीमारी के कारण उसने उस काम को खो दिया और हमने क्या किया, फिर से उसकी क्षमता को वैसा ही बना दिया। ठीक है, तो वो हम क्या कहते हैं? पुनर्वास कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कहते हैं। मानसिक रुग्णता और बौद्धिक दिव्यांगता में क्या अंतर है? भाई मानसिक बीमारी होती है जो किसी ना किसी इलाज के द्वारा, दवाओं के द्वारा, थेरेपी के द्वारा, अच्छे खान पान के द्वारा आप उसको बेहतर कर सकते हैं। मानसिक बीमारी या मानसिक अस्वस्थता जिसको कहते हैं। लेकिन बौद्धिक अक्षमता में बच्चे का IQ जो होता है वो कम होता है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। ये 18 वर्ष की आयु से पहले कभी भी हो सकता है।
लेकिन भैया मानसिक बीमारी आपकी कभी भी हो सकती है और कभी भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस होते हैं, इनके सभी क्वेश्चंस को आपको करना होता है। कि 10 नंबर ये आपके और 9 नंबर ये, 19 नंबर आपके इस प्रकार से आपको मिलते हैं। इसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे और 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 12 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। 4 क्वेश्चन, 4 तिहाई 12 नंबर आपको यहां से मिलेंगे, 10, 9 और 12। ठीक है, सेक्शन सी में हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद 7 और 7 नंबर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको भी हम करेंगे। 6 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता का वर्णन करें। एसएलडी जिसको आप कहते हो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको आप कहते हो, ये क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका विकार होता है। व्यक्ति की बुनियादी कौशल, शैक्षिक कौशल जैसे पढ़ना लिखना गणित, ऐसी समस्याएं, समझने में समस्याएं होती है, याद रखने में समस्या होती है, व्यक्त करने में क्षमता प्रभावित होती है। ऐसी जगहों पर आप कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, डिस्कैल्कुलिया होती है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। डिसलेक्सिया क्या होगी? कहेंगे भैया पढ़ने, अक्षरों को पहचानने और वर्तनी संबंधी कठिनाई। डिस्ग्राफिया क्या होगी? तो लिखने, विचारों को आदान प्रदान करने। ठीक है, किसी चीज को कागज पर उतारने। ठीक है, जैसे नकल करके बच्चा लिखता है, तो ऐसी समस्याएं होती हैं। डिस्कैल्कुलिया क्या होती है? गणितीय गणनाओं, अंकों और समय को समझने में अक्षमता होती है। कोई भी कह सकते हैं कि इसमें मानसिक मंदता नहीं होती, बल्कि जो सूचनाएं प्रोसेस होती हैं उसमें थोड़ा देरीपन देखने को मिलता है। ठीक है भैया, श्रवण दोष को परिभाषित करें। श्रवण दोष क्या होता है? तो कहेंगे भाई किसी भी व्यक्ति में सुनने की क्षमता या तो पूर्ण रूप से नहीं होगी या तो आंशिक रूप से नहीं होगी। अगर पूर्ण रूप से नहीं है तब भी हम उसको हेयरिंग इंपेयरमेंट में लाएंगे, या आंशिक रूप से कमी है तब भी हम उसको हेयरिंग इंपेयरमेंट में लाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आरपीडब्ल्यूडी ने क्या परिभाषा दी? कहोगे बधिर, दोनों कान में 70 डेसिबल या उससे अधिक सुनने की हानि, ऊंचा सुनने वाला हार्ड ऑफ हेयरिंग जिसमें 60 से 70 तक ऐसी हानि है। तो भैया ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहेंगे? 7 से 70 डेसिबल तक। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग किस में लाएंगे? हेयरिंग इंपेयरमेंट में लाएंगे। 0 से 25 डेसिबल क्षमता किसके पास होती है? तो हम कहेंगे सामान्य व्यक्तियों के पास होती है। ठीक है, तो डेसिबल आप माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली, सीवियर, प्रोफाउंड, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है भैया, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच से आप क्या समझते हैं? क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एक ऐसी कार्यप्रणाली जहां किसी एक विशिष्ट दिव्यांगता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी की दिव्यांगताओं को एक साथ शामिल करना। इसमें एकीकृत सेवाएं जैसे पुनर्वास, शिक्षा, बुनियादी ढांचा इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह शारीरिक, बौद्धिक और संवेदी सभी दिव्यांगताओं के काम आ सके। ठीक है भैया, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, अलग अलग दिव्यांगताओं के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाने के बजाय एक ही छत के नीचे सभी को थेरेपी दी जाए, सभी को सहायता प्रदान की जाए और सभी के लिए समानता, भेदभाव को मिटा करके सभी के लिए समान अवसर और समानता की बात की जाए। ठीक है भैया, आईसीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीटी का क्या रोल होगा दिव्यांगता के क्षेत्र में, समावेशी प्रथाओं के क्षेत्र में, विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भाई देखो, आईसीटी है, इसी के द्वारा हम बच्चों को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेसिबल एजुकेशन दे सकते हैं कि हर बच्चा ब्रेल डिस्प्ले के द्वारा, स्क्रीन रीडर के द्वारा बच्चा पढ़ सके, उसको मदद मिल सके, बेहतर हो सके। कम्युनिकेशन, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, इसके द्वारा जो है कम्युनिकेशन कर सके, रोजगार के अवसर उसको मिल सके। इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा दिव्यांग बच्चे
घर पर ही बैठ करके वर्क फ्रॉम होम कर सके और रोजगार पा सके और दैनिक जीवन में स्वतंत्र हो सके। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि बच्चे को हम बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद, आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा। हमेशा जो है इसमें आप लोग बहुत सारी गलती करते हैं। अगर हम थोड़ा सा भारतीय पुनर्वास परिषद की बात कर ले, तो अगर कहेंगे कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में, पंजीकृत सोसाइटी के रूप में, ठीक है, पंजीकृत सोसाइटी के रूप में, तो कहेंगे 1986 को। अगर हम कहेंगे कि भैया संवैधानिक निकाय के रूप में, ठीक है, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक निकाय के रूप में, तो कहेंगे भाई जो है 1992 को, 1992 को। और इसी के बाद में पूर्ण रूप से वैधानिक और संवैधानिक निकाय के रूप में जो है 22 जून 1993 को, 1993 को इसको लागू किया गया। इसके बाद भी, ठीक है, इसमें संशोधन भी किया गया सन 2002 में। इसका काम क्या था कि भाई सभी जितने भी आप कह सकते हो केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर CRR है, क्योंकि डाटाबेस रखा जाएगा, सभी के बारे में पता होगा कि कितने प्रशिक्षित हैं, कितने प्रमाणित हैं, कितने दिव्यांगों का इलाज कर रहे हैं, क्या कुछ है। पाठ्यक्रम का मानकीकृत करेगा, प्रशिक्षण लोगों को देगा, स्पेशल एजुकेटर्स हुए, इनको सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा, पाठ्यक्रमों को बनाया जाएगा, संस्थानों को मान्यता दी जाएगी, कोर्स चलवाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उनसे मान्यता ले भी ली जाएगी। अगर कोई अयोग्य है तो उसको दंड भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको, आपके विशेष शिक्षक हुआ, ऑडियोलॉजिस्ट हुआ, स्पीच थेरेपिस्ट हुआ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुआ, ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षक हुआ, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर जो होते हैं। और हाँ भैया, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको हो गया सर इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। जो किसके अंतर्गत आता है, तो कहेंगे नोडल मंत्रालय जो है इसका वो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है भैया, तो ये है RCI के कार्य। मांसपेशीय दुर्विकार, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं। और इसको बात करने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए, DED स्पेशल एजुकेशन HI वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ IDD वालों के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए लगभग 2 से 3 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर और उनका हल, ऐसे क्वेश्चंस उन PDF में रखे गए हैं जो आपके पेपर को और बेहतर बनाएंगे। IDD वाले स्टूडेंट्स और HI वाले स्टूडेंट्स जो आपके पेपर को और बेहतर बनाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों का वहां पर समावेशन किया गया है। और वे सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, पिछले वर्षों के आए हुए, 2 से 3 वर्षों के आए हुए क्वेश्चंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसके लिए अगर आपको HI और IDD वालों को ये लेना है, तो आप अपना नाम, अपने कोर्स का नाम, ईयर, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, आप लोग बता दीजिएगा। फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर ही होगा, फर्स्ट ईयर लिख दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेकेंड ईयर वाले भी मैसेज कर देते। फर्स्ट ईयर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। और इन सभी के सभी 6 सब्जेक्ट के लिए आपको केवल और केवल 299 रुपए देने होंगे। आप लोगों को व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज करेंगे, आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट होने के बाद में आपको व्हाट्सएप पर ही PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मांसपेशीय दुर्विकार, मांसपेशीय दुर्विकार, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको हम कहते हैं कि मांसपेशियां जो हैं कमजोर हो गई। क्या हो गई, कमजोर हो गई, छीण हो गई, नष्ट हो गई। ये कैसा होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो शरीर की मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर और नष्ट करता रहता है। कारण क्या होता है, ये आपका डिस्ट्रोफिन नामक जो प्रोटीन होता है इसकी कमी के कारण होता है। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। इसमें चलने फिरने, उठने बैठने में लगातार कठिनाई होती है, बार बार गिरना, संतुलन को खोना, इसमें कठिनाई होती है। समय समय के साथ में
फेफड़ों और हृदय की मांसपेशियों का कमजोर होना भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका जो सबसे गंभीर प्रकार होता है वो होता है ड्यूचेन मांसपेशीय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, जो सबसे गंभीर होता है, आमतौर पर बचपन में लड़कों को सबसे ज्यादा यही प्रभावित करता है। इसका कोई वर्तमान रूप से इलाज नहीं, लेकिन फिजियोथेरेपी के द्वारा इसको हम लोग प्रतिबंधित कर सकते हैं। दवाओं के द्वारा इसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, कुछ दिनों तक हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पार्ट डी की। पार्ट डी में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, वो हम लोग देखने वाले हैं। जितना जितना मैंने आपको लिख करके दिया है सफिशिएंट आपके लिए उतना है, और अधिक अगर आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की परिभाषा, डिग्री, कारण, शैक्षिक व्यवस्था विस्तार से लिख दी है। तो आपके सामने एक फुल फॉर्म भी दिया गया है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अनुसार, AAIDD के अनुसार हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक कार्यप्रणाली की क्षमता 70 से कम होती है और जिनका अनुकूलन व्यवहार यानी कि एडेप्टिव बिहेवियर में कमी होती है, 18 वर्ष की आयु से पहले ये प्रकट होती है, इन्हें हम क्या बौद्धिक दिव्यांगता के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों को हम लोग बेंचमार्क दिव्यांगता में भी रखते हैं। आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार भारत सरकार, आपको पता है कि आरपीडब्ल्यूडी 21 प्रकार आपको दिए गए। आरपीडब्ल्यूडी में दिव्यांगता के 21 प्रकार दिए गए। 4% का आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। ठीक है, सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया गया आपका कह सकते हैं आपकी उच्च शिक्षा में। ठीक है, और कहा गया कि भैया जो है अब दिव्यांग आप लोग कहा करेंगे। इनके अनुसार आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार जो है क्या परिभाषा दी गई, कहा गया कि बौद्धिक दिव्यांगता से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें बौद्धिक कार्यप्रणाली, तर्क सीखना, समस्या समाधान में उल्लेख में कमी तथा अनुकूलन व्यवहार में न्यूनता जो विकास काल के दौरान प्रकट होती है। हाँ भैया, थोड़ा सा आप एनटीए एक्ट के बारे में जरूर पढ़ लेना, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। केवल इतना पढ़ लेना कि 4 दिव्यांगताएं कौन कौन सी होती हैं। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में भैया बताओ। और हाँ यार देखो, सेक्शन डी पे हम लोग चल रहे हैं और अभी तक वीडियो को नहीं कहा गया कि आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार अच्छा लगे तो कर लो, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि इस बार जो है अपना परिवार कम से कम 1 लाख लोगों का हो जाए। अब आपकी इच्छा है तो 85,000 लोग मिलकर के बहुत आराम से 15,000 लोगों को ला सकते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि देखने वाले कम से कम इस समय 20,000 के करीब में होंगे। और जब 20,000 के करीब में होंगे तो 15,000 तो आराम से आप ला सकते हैं। आपके घर में 2-4 लोग होंगे। मैं यही चाहता हूं कि अब की बार अपना परिवार 1 लाख तो आप कर ही दो। ठीक है, और 1 लाख में केवल महज 15,000 लोग कम है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों तक। आप लोगों के लिए अगर मेहनत की जा रही है तो भैया हमें भी थोड़ा सा सहयोग करो, हमारा भी परिवार, अपना परिवार थोड़ा बड़ा हो जाए और अच्छा लगे कि हाँ चलो सर 1 लाख का परिवार हो गया है। ठीक है, सबसे बड़ा परिवार वैसे भी है और वैसे भी आप लोग सबसे बड़ा परिवार बनाओगे। तो आशा है, देखते हैं कि आप लोग 1 लाख कैसे करते हैं। ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली चीजें हैं। यहाँ बात करते हैं DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल 5। इसके अनुसार क्या है कि भैया विकासात्मक विकार है ये। इसमें बौद्धिक क्षमता, तर्क, सामान्य समाधान, योजना, अमूर्त चिंतन में कमी या अनुकूलित कार्यप्रणाली, जीवन कौशल, सामाजिक कौशल, स्वतंत्र होने की क्षमता में कमी होती है या 18 वर्ष से पहले शुरू होती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड आप कहोगे सर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने इतने ही भागों में बांटा। माइल्ड को कहा 50 से 69 या 70 आप लिख सकते हो, 35 से 49 के बीच में आपका मॉडरेट, सीवियर आपका 20 से 35 या 34 आप कह सकते हो, प्रोफाउंड आपका 20 से कम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसका कारण क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम, फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम,
माता का जो है रुबेला का होना, कुपोषण का होना, ठीक है, एनेक्साइटी होना, प्री मेच्योर, ठीक है, जन्मोत्तर बार बार इंजरी होना, चोट लगना, कुपोषण होना बच्चे में, ऐसी समस्या होती है तो बच्चे में आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, शैक्षिक व्यवस्था क्या होगी तो कहेंगे आईपी बच्चे के लिए बनाया जाएगा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाएगा, बच्चे को रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार पढ़ना लिखना गणित संबंधी जो चीजें हैं वो करवाई जाएंगी, एडेप्टिव बिहेवियर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्वयं देखभाल, संचार कौशल, सामाजिक कौशल, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग या प्री वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इन सब चीजों के द्वारा आप बच्चे को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया, सेरेब्रल पाल्सी को परिभाषित करें, उसके प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करें। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी आपको पता है कि ये क्या होता है, एक गैर प्रगतिशील अवस्था होती है, जो न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है, जो बच्चे में शिशुअवस्था में जो विकासशील मस्तिष्क होता है, जैसे गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय, जन्म के तुरंत बाद, अगर मस्तिष्क में किसी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो वहां पर शरीर का संतुलन करने का जो क्षमता होती है वो कम हो सकती है, चलने फिरने की क्षमता कमजोर हो सकती है, मांसपेशियों की नियंत्रण करने की क्षमता कमजोर हो सकती है। सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग, ठीक है, दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर, और पाल्सी का अर्थ होता है शारीरिक गति या मांसपेशियों की कमजोरी से संबंधित समस्या। ठीक है, या कैसा होता है, या गैर प्रगतिशील होता है क्योंकि मस्तिष्क में हुई क्षति के साथ बढ़ती या फैलती नहीं है। भाई एक बार अगर हो जाती है तो मस्तिष्क में जो क्षति होनी थी वो हो गई, अब ये बढ़ेगी नहीं, फैलेगी नहीं, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन उचित थेरेपी अगर आप देते हो तो बच्चे को बेहतर कर सकते हो, लेकिन समय पर। ठीक है भैया, नहीं तो कड़ापन और जटिलता आगे बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें चिकित्सा के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर, तो इसके प्रकारों के बारे में बात कर लें। चिकित्सा के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर, ठीक है, तीव्रता के आधार पर भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, लेकिन यहाँ पर हमने दो भागों में लिखा है, चिकित्सा के आधार पर और प्रभावित अंगों के आधार पर। तीसरा होता है तीव्रता के आधार पर, उसको भी पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया था चिकित्सा की जब भी बात होगी तो 4 प्रकार, कौन कौन से, स्पास्टिक, एथेटोसिस या एथेटॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं, एटैक्सिक, और भैया आपका मिक्स्ड। ठीक है, तो स्पास्टिक होता है, इसमें सबसे आम प्रकार है, 70 से 80% मामले इसी में पाए जाते हैं। मांसपेशियों में अधिक कड़ापन होता है, इससे गतियां जो होती हैं बहुत धीमी और कठिन हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। एथेटॉइड की बात करते हैं, बच्चे की मांसपेशियों का तनाव लगातार बढ़ता रहता है, बच्चे के हाथ पैर चेहरे की गतियां अनियंत्रित होती रहती हैं। ठीक है, बच्चे को चलने फिरने में समस्या होती है। एटैक्सिक क्या होता है, बच्चे का शरीर संतुलन समन्वय सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बच्चे चलते समय लड़खड़ाते हैं, ठीक से नहीं चल पाते। ठीक है, ऐसी समस्याएं आती हैं। और मिक्स्ड में जो होता है स्पास्टिक और एथेटोसिस दोनों के गुण, एथेटॉइड दोनों के गुण जो है वो पाए जाते हैं। प्रभावित अंगों के आधार पर आपको 5 मोनोप्लेजिया, डायप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया। ठीक है, एक हाथ एक पैर प्रभावित होता है तो मोनोप्लेजिया। डायप्लेजिया में क्या होता है, दोनों शरीर के दोनों हिस्से प्रभावित होते हैं, जिससे कि हाथों की तुलना में पैर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, हेमीप्लेजिया में क्या होता है, शरीर का कोई एक लंबवत आधा हिस्सा प्रभावित होता है, दायां हाथ बायां पैर ऐसे प्रभावित होता है। पैराप्लेजिया में क्या होता है, शरीर का केवल निचला हिस्सा प्रभावित होता है। और क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, इसको हम लोग टेट्राप्लेजिया भी बोलते हैं, इसमें लगभग आपका बच्चे का पूरा जो है शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, प्रारंभिक हस्तक्षेप की अवधारणा क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, भाई अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इसको ना आप जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, इसको आप क्या लगाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि आपको पता है कि जितनी जल्दी हम बच्चे की पहचान करेंगे, जितनी जल्दी का मतलब है जन्म से 6 वर्ष तक अगर आपने बच्चे को अच्छे से पहचान लिया, ये जान लिया कि बच्चे का डेवलपमेंटल डिले कहाँ पर हो रहा है, कौन कौन से उसकी अक्षमता के जोखिम रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसका हस्तक्षेप कर सकते हो। आप उसको ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकते हो जिससे आप बच्चे को पहचान करके तुरंत उसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आप 0 से 6 वर्ष में बच्चे को पहचानो। उसके बाद में जो भी शुरुआती वर्ष हो, मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी
यानी कि मस्तिष्क का लचीलापन, सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। समय समय पर थेरेपी का प्रभाव भी जीवन में बढ़ता रहता है। महत्व क्या होता है कि आप जितनी जल्दी पहचान लोगे उतनी जल्दी आप रोकथाम कर सकते हो। बच्चे के शुरुआती स्तर को जानना, श्रवण क्षमता और समय पर हस्तक्षेप ना मिले। बोलने में अगर बच्चा असमर्थ है तो आप उसको आगे कर सकते हो। ठीक है, आप बच्चे के लिए एक ऐसा चीज़ों में तेजी ला सकते हो, जैसे कि स्पीच नहीं है बच्चे में, फिजियोथेरेपी उसको देनी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है, तो वहाँ पे बच्चे का स्तर आप बढ़ा सकते हो। समावेशी शिक्षा में बच्चे को आप आगे ले जा सकते हो, बच्चे की बेसिक नीड जो है वो पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल कौन कौन से होंगे, तो हम कहेंगे गृह आधारित मॉडल, जहाँ पर कोई भी थेरेपिस्ट जाकर के सीधे घर के प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सिखाएगा। ऐसा वातावरण उसके लिए आरामदायक होगा, माता पिता भी उसके साथ सीख लेंगे और भैया बच्चे के लिए जो है आगे चीज़ों को बढ़ा पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे। ठीक है भैया, इसके आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कहेंगे केंद्र आधारित जो मॉडल होता है, सेंटर हॉस्पिटल बेस जो होता है, वहां पर पुनर्वास केंद्र, अस्पताल या प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र पर, जहां पर आप सीधे जाकर के जो है चीजों को बच्चे को दिला सकते हैं। एक ही छत के नीचे आपको हर कोई व्यक्ति मिल जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सब जो है वहीं पर आपको मिल जाएगा। मिश्रित मॉडल क्या होता है, ग्रह आधारित और केंद्र का दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, इसकी चुनौतियां क्या होती, लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं है तो आप कह सकते हो कि जो भी दूर दराज के लोग हैं उनको जो है यहाँ पर समस्या हो सकती है, उनको चलने फिरने, उनको वहां तक आने जाने में समस्या हो सकती है। ठीक है, जो भी प्रशिक्षित पेशेवर हैं इसकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है भैया, आर्थिक तंगी होती है तब भी लोग थेरेपी वगैरह ज्यादा खर्चा हो जाता है, ये नहीं करा पाते हैं। दिव्यांगता के कारण कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे। भैया दिव्यांगता के कारणों में आप लोगों ने बहुत अच्छे से 1.4 में मैंने पढ़ाया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। दिव्यांगता के कारण में आपने पढ़ा होगा कि भाई सबसे पहले तो शादी होने से पहले आप ध्यान दे लो कि नजदीकी रिश्ते में शादी ना करो। ठीक है, माँ की उम्र जो है पिता से बहुत ज्यादा ना हो। अगर चलो ये भी हो रही है तो आप क्या करो, काउंसलिंग करा लो, प्रसव पूर्व कारक, अनुवांशिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग आप करा लो। कोई जीन या कोई क्रोमोसोम की खराबी तो नहीं है, कोई गुणसूत्र जो है उसकी दिक्कत तो नहीं है, गर्भावस्था के दौरान कोई भी इंजरी हुई, रोग हुआ, चोट हुआ, ये तो नहीं है। माँ का अगर माँ का कुपोषण और स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो भैया ऐसा तो नहीं है। माता जो है किसी हानिकारक पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रही है। ठीक है, माता बिल्कुल जो है नशीले पदार्थ, धूम्रपान, ऐसी दवाई लेना जो बिना डॉक्टर के सलाह की हो, ऐसा तो नहीं। बार बार माता एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तो नहीं करा रही है, इससे रेडिएशन फैलता है। ठीक है, प्रसव के समय की बात होती है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी है तब भी भैया बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। ठीक है, समय से पहले अगर बच्चा जन्म ले रहा है और अगर बच्चे का वजन जो है बहुत कम है तब भी समस्या हो सकती है। ठीक है भैया, कठिन या जटिल प्रसव का होना, प्रसव में अत्यधिक समय लगना या गर्भ में बच्चे का उल्टा हो जाना, ऐसी भी समस्या हो जाती है। नवजात शिशु में गंभीर पीलिया का होना, भाई पीलिया हर बच्चे में होती है लेकिन बहुत ज्यादा पीलिया होती है, तब भी समस्या हो जाती है। प्रसव के पश्चात मान लो बच्चे को कोई बीमारी हो गई, बच्चे को आपने टीका नहीं लगवाया, ठीक है, रोग, चोट, दुर्घटना, सिर के ऊपर गिरना, न्यूरोलॉजिकल स्थिति कोई ऐसी हो जाती है तब भी समस्या हो जाती है। लेड की मात्रा ज्यादा हो गई, मरकरी की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है, बच्चे में एडीएचडी हो गया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको आप लोग बोलते हो, तो ऐसी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से आप लोगों को बच्चे को बचाना होगा। ठीक है भैया, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, आप सभी के लिए था। कैसा लगा आपको मॉडल पेपर वो भी बताइएगा। जो भी पुरानी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं आप लोग उनको देख लीजिए, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद।